चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम डॉर्मेंट कंपनी के ऊपर। डॉर्मेंट कंपनी क्या होती है? देखिए, कोई भी ऐसी कंपनी जो फॉर्म की गई है या जो रजिस्टर की गई है किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। पहली चीज, मतलब आज आपने कंपनी बना दी लेकिन अभी वो कोई वर्किंग नहीं कर रही है, वो वर्किंग करेगी इन फ्यूचर। कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए आपने आज ही कंपनी बना के छोड़ दी। सपोज कोई टेंडर मिलने वाला है, 1 साल बाद आपका काम उसके ऊपर शुरू होगा, तो उसके लिए आज आपने एडवांस में उस टेंडर को लेने के लिए कोई कंपनी फॉर्म करके शुरू कर दी, तो दैट इज बेसिकली अ डॉर्मेंट कंपनी। या टू होल्ड एन असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब कंपनी आपने फॉर्म करी है क्योंकि उस कंपनी के नाम पर कुछ पर्टिकुलर असेट्स परचेज करने हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कोई कॉपीराइट लेना है या सॉफ्टवेयर लेना है। मतलब आप देखो, डॉर्मेंट कंपनी क्या है? जो बनाई गई है या तो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए या कोई असेट होल्ड करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब प्रेजेंटली वो कोई बिजनेस नहीं कर रही। उसने आगे लिखा भी हुआ है एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। या तो वो कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है या कोई असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को होल्ड करने के लिए बनाई गई है, उसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। उस तरह की कंपनी को या इनएक्टिव कंपनी। अब ये इनएक्टिव कंपनी क्या होती है? तीसरी चीज है। ठीक है, डॉर्मेंट कंपनी 3 तरीके से बन सकती है। फर्स्ट, आपने कंपनी बनाई किसके लिए? कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। सेकंड, टू होल्ड एनी असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR। ठीक है। तीसरा, इनएक्टिव कंपनी। अब सर, इनएक्टिव कंपनी क्या होती है? बताता हूं मैं आपको। अच्छा, इसकी जब हमने बात करी तो ये कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे। ठीक है। अब 2 चीजें मुझे आपको बतानी है कि एक तो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है और इनएक्टिव कंपनी का क्या मतलब होता है। उससे पहले देखिए आगे, मे मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। तो ऐसी कोई भी कंपनी जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है, किसी असेट या IPR को होल्ड करने के लिए, इनएक्टिव कंपनी जो है वो रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दे सकती है कि उसको कौन सा स्टेटस चाहिए, डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस चाहिए। अब सर, इनएक्टिव कंपनी क्या होती है? इनएक्टिव कंपनी वो कंपनी होती है, means a company which has not been carrying on any business or operation or has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial years। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से वो कोई भी बिजनेस नहीं कर रही, कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। सर, फिर आ गया सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, मतलब आपने इसका बताया नहीं। अभी बता रहा हूँ, अगली स्लाइड वही है, आपकी तसल्ली के लिए थोड़ी सी शांति रखें। तो पिछले 2 सालों से कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं कर रही, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है और ना उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स पिछले 2 सालों से जो है वो फाइल करे हैं, बनाए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इनएक्टिव कंपनी। तो क्लियर कर दूं दोबारा से, डॉर्मेंट कंपनी का एक पार्ट है इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी क्या होगी? जिसने पिछले 2 सालों से कोई बिजनेस ऑपरेशन, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया या अपने फाइनेंशियल्स और एनुअल रिटर्न्स नहीं बनाए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनएक्टिव कंपनी। और डॉर्मेंट कंपनी जो है वो इनएक्टिव के अलावा इन 2 कैटेगरी के अंदर भी उसको हम डॉर्मेंट कह सकते हैं। डॉर्मेंट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या है? मीन्स एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कहलाएंगी। मतलब ये 4 ट्रांजैक्शंस जो हैं, ये 4 ट्रांजैक्शंस आर नॉट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में हम नहीं लेते। वो कौन सी हैं? पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी टू द रजिस्ट्रार, पेमेंट मेड बाय इट to fill the requirements of the act or any other law, allotment of shares या payment or for maintenance of its office and records। तो ये जो 4, अगर इनमें से 4 में से कोई पेमेंट करी है तो उसको हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में नहीं रखते। देखिए, डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लेने के बाद क्या सर कुछ प्रिविलेजेस मिल जाती हैं या कुछ हो जाता है? तो देखिए, डॉर्मेंट कंपनी एक तरह से मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, इट्स अ डेड कंपनी। ठीक है, अभी बस लिक्विडेशन नहीं हुआ है लेकिन एक तरह से उसका स्टेटस जो है वो डेड कंपनी का हो जाता है। ठीक है, बस मेन बात ये है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई।
दोबारा से एक बार ओवरव्यू लें तो डोरमेंट कंपनी क्या है, जो कि किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए या किसी असेट आईपीआर को होल्ड करने के लिए जिसकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में हर तरह की ट्रांजैक्शन आती है एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ फीस टू द रजिस्ट्रार, ठीक है, या कोई भी ऐसी पेमेंट करिए इस एक्ट में या किसी और लॉ में, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स या मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स के अलावा कोई भी खर्चे, अगर ये खर्चे किए हैं तो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में नहीं आते। या इनएक्टिव कंपनी जो है वो भी डोरमेंट का स्टेटस ले सकती है। इनएक्टिव क्या होगी वो हमने देख लिया। इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 नंबर का शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। अब निधि कंपनीज क्या होती हैं? देखिए, निधि कंपनी जो होती हैं बेसिकली इनका ऑब्जेक्ट होता है सेविंग अमंग इट्स मेंबर को प्रमोट करना, ठीक है, और मतलब कि वो अपने खर्चे कम करें, खर्चे कम करके उनके मेंबर्स के बीच में सेविंग्स की हैबिट बने और वो सेविंग्स करके निधि कंपनी के अंदर उसे डिपॉजिट्स करते हैं। मतलब होता क्या है कि सपोज 100 मेंबर्स हुए, ठीक है, अब वो 100 मेंबर्स क्या करेंगे, इस निधि कंपनी के अंदर पैसा डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, अपनी तनख्वाह में से या कुछ भी तरीके से जो भी वो कमा रहे हैं, और वो बेसिकली फिर जो पैसा आएगा ये दूसरे मेंबर्स को दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लोन। एक तरह से जो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पढ़ते थे बचपन में, अगर आपने पढ़ा हो, कि जिसके अंदर क्या होता था 20-25 मेंबर्स मिल जाते थे और फिर वो बेसिकली कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करते थे, फिर वो जो पैसा इकट्ठा होता था तो उन 20-25 में से जिसको ज़रूरत होती थी उसको वो पैसा दे दिया जाता था। सेम वे जब वो एक फॉर्मल प्रोसेस ले लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, निधि कंपनी। तो वो रिसीव करती है डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स एंड लैंडिंग टू इट्स मेंबर ओनली। सारा उधार भी किसको देती है, मेंबर से ही डिपॉजिट लेना है और मेंबर को ही उधार देना है फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। तो बस ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते थे आपके, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते थे कि 20-25 लोग आपस में मिल गए, उन्होंने सोचा सपोज 200 रुपये महीना देंगे। अब 200 इंटू 20 कितना आ गया, 4000 रुपये आ गए। अब किसी को ज़रूरत है इन 20-25 मेंबर्स में से उस 4000 रुपये की, तो उसको पैसे दे दिए। तो दे दिए तो सर क्या उसे वापस नहीं करने? ऑब्वियसली वो वापस करेगा। एक तरह का ग्रुप बना लिया कि हम आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। तो वही चीज़ जब फॉर्मल स्ट्रक्चर में हो रही है तो दैट विल बी कॉल्ड एज निधि कंपनीज। समझ में आ गया शो? तो मेन तो आप इसको ये याद रख लीजिए, क्वेश्चन आने के चांसेस लीस्ट है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखिए कुछ इंस्टीट्यूशंस है जिनको स्टेटस दिया गया है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, इसका आपको नाम ही याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। LIC ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अंडर LIC कॉर्पोरेशन एक्ट, इसको PFI बोला जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इसको PFI बोला जाता है। जहाँ पे भी PFI बोला जाएगा आगे एक्ट के अंदर, तो PFI का मतलब होगा ये बेसिकली जो आप 5 कंपनीज पढ़ेंगे ए। तो LIC एक्ट के अंदर जो रजिस्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या स्पेसिफाइड कंपनी रेफर टू इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट, इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 4A2 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 सो रिपील्ड अंडर 465 ऑफ द एक्ट। मतलब कंपनी एक्ट 1956 का वो ये एक्ट था जो कि 465 है इस एक्ट का। सच अदर इंस्टीट्यूशन एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद RBI। सर क्या याद रखना पड़ेगा? देखिए वही बात है, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे सेक्शन 8 में भी पेनल्टी वाली बात हुई थी, तो मैंने क्या बोला, उस तरह की चीज़ें जब पूछी जाती हैं जब पेपर डिफिकल्ट बनाना होता है। सेम वे PFI चांसेस लीस्ट हैं लेकिन आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। 3 नंबर का क्वेश्चन वो पूछ लेगा और फिर वही पेपर मुश्किल अगर आप छोड़ के चले गए। तो मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि ये नाम आप याद कर लीजिए, छोड़ के ना जाए। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू बी नोटिफाइड एज PFI, अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को PFI बनना है तो उसके लिए कुछ मिनिमम कंडीशंस है। जैसे यहाँ पर आपने देखा ना, सच अदर इंस्टीट्यूशन एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी मुंह उठा के बोल दे कि भैया तुम्हारा स्टेटस हमने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कर दिया। उसके लिए भी कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? आपको ये वाली स्लाइड से बेटर है, आप ये देखिए। पहली कंडीशन तो ये है वो किसी सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश हो, जैसे LIC एक्ट आपने देखा, और उसकी 51% शेयर कैपिटल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो या पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट हो। तो अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को PFI बनना है तो उसके लिए 2 कंडीशन है। पहली चीज़ वो किसी सेंट्रल या स्टेट एक्ट में रजिस्टर होनी चाहिए और सेकंड उसके कम से कम 51%। बेटा गलती मत कराना, मोर देन 50% मत लिखाना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। गवर्नमेंट कंपनीज के लिए 51% होता है, तो उसके कम से कम 51% शेयर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली बाय स्टेट और पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए। समझ में आई बात? तो PFI प्रेजेंटली कौन है वो मैंने आपको बता दिया, और अगर किसी को इन फ्यूचर PFI बनना है तो कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी वो भी मैंने आपको बता दिया। निधि कंपनी के लिए रादर देन आप ये याद करें, ये ऑब्जेक्ट याद कर लीजिएगा, उससे आप निधि कंपनी बना पाएंगे। ठीक है, डोरमेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको सारा समझा दिया। तो इसी के साथ सारी टाइप्स ऑफ कंपनीज हमारी पूरी होती हैं
और आप कह सकते हैं कि आपका 75% कंपनीज एक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हमें इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और डॉक्ट्रिन, ये 4-5 टॉपिक छोटे छोटे देखने। थैंक यू।